कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। महाराष्ट्र में उद्धव गुट, शिवसेना और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बाद अब बिहार के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है कि राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों पर भाजपा की पैनी नजर है। क्या लालू यादव के सांसद टूटेंगे? किस किस पर भाजपा डाल रही है डोरे, जानेंगे आज के स्पेशल स्टोरी में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। एनडीए की नजर अब विपक्ष के सांसदों पर। आरजेडी में होगी टूट। क्या दिल्ली की जरूरत तय करेगी बिहार की राजनीति? 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने 4 सीटें जीती थी। जहानाबाद, पाटलिपुत्र, बक्सर और औरंगाबाद। चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि पार्टी ने अपनी मौजूदगी बचा ली है और अब विपक्ष के तौर पर अपनी जमीन मजबूत करेगी। लेकिन बिहार की राजनीति में चुनाव जीतना कहानी का अंत नहीं होता है। कई बार वहीं से असली कहानी शुरू हो जाती है और अभी चर्चा उसी कहानी की है कि क्या आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक है? क्या उसके सांसद उसी रास्ते पर रहेंगे जिस रास्ते से जीत कर आए थे, या फिर बिहार की राजनीति एक बार फिर वही पुराने खेल को दिखाने वाली है, जहां विचारधारा मंच पर भाषण देने के लिए होती है और असली फैसला ताकत, भविष्य और मौके देखकर ही लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा को लेकर हो रही है। अभय कुशवाहा सिर्फ आरजेडी के सांसद नहीं बल्कि लोकसभा में पार्टी के नेता भी हैं। ये जिम्मेदारी उन्हें ऐसे ही नहीं मिली। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती के जगह उन्हें ये रोल दिया था। राजनीति में ऐसे फैसले संकेत माने जाते हैं कि पार्टी किसी नेता पर भरोसा कर रही है और उसे आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन राजनीति में भरोसा और भविष्य दोनों रोज बदलते हैं। अभय कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार की राजनीति में ये एक असरदार सामाजिक समूह माना जाता है। पिछले कुछ समय से उनके पाले बदलने की चर्चा तेज हुई। इसकी शुरुआत तब हुई जब उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई। मुलाकात अपने आप में कोई अपराध नहीं होती और ना ही इसका मतलब पार्टी बदलना होता है। लेकिन बिहार की राजनीति में चाय पीना भी कई बार राजनीतिक संदेश मान लिया जाता है, इसीलिए चर्चा शुरू हो गई। अभी तक कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में सवाल घूम रहा है। वैसे भी अभय कुशवाहा का राजनीतिक सफर ऐसा नहीं रहा कि लोग चर्चा ना करें। वो 2024 लोकसभा चुनाव से ही ठीक पहले नीतीश कुमार की जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए थे। उससे पहले वो जेडीयू के टिकट पर 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2015 में टिकारी विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। 2020 में बेलागंज से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। उस समय उन्हें आरसीपी सिंह का करीबी माना जाता था। अब सवाल ये है कि अगर कभी वो फिर से पाला बदलते हैं तो उसके पीछे की वजह आखिर क्या हो सकती है? राजनीति देखने वाले लोग, राजनीति समझने वाले लोग इसके पीछे 3 बड़े तर्क देते हैं। पहला तर्क कि आरजेडी की सामाजिक राजनीति से जुड़ा है। लंबे समय से आरजेडी की पहचान MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण वाली पार्टी के तौर पर रही है। पार्टी के भीतर गैर यादव ओबीसी नेताओं के बीच ये भावना समय समय पर दिखाई देती रही है कि एक सीमा के बाद नेतृत्व का केंद्र लालू परिवार के पास रहता है। ऐसे में अभय कुशवाहा जैसे नेता सोच सकते हैं कि अगर उनके पास अपने समाज का नेता सम्राट चौधरी पहले से ही सत्ता में मजबूत स्थिति में है, तो फिर अपने समाज का समर्थन किसी दूसरी जगह बनाए रखना आसान नहीं होगा। दूसरा तर्क सत्ता से जुड़ा हुआ है। बिहार में एनडीए सरकार है और केंद्र में भी एनडीए सरकार है। राजनीति में विपक्ष में रहकर क्षेत्र में काम करना आसान नहीं माना जाता। जनता सांसद से सड़क, अस्पताल, काम और योजनाएं मांगती रहती हैं। ऐसे में कई नेता सोचते हैं कि अगर सत्ता के साथ रहेंगे तो राजनीतिक भविष्य ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि एनडीए में वापसी अभय कुशवाहा के लिए वैचारिक झटका नहीं होगी, क्योंकि उनकी राजनीतिक यात्रा जेडीयू से शुरू हुई थी और जेडीयू लंबे समय तक भाजपा के साथ रही है।
इसीलिए ये बदलाव अगर कभी होता है तो उसे पूरी तरह नई दिशा नहीं माना जाएगा। अब आते हैं बक्सर पर। यहां से जीते सुधाकर सिंह। ये नाम बिहार की राजनीति में नया नहीं है। वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जगनंदन सिंह के बेटे हैं और लालू यादव के भरोसेमंद माने जाने वाले परिवार से आते हैं। सुधाकर खुद भी बिहार सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं, लेकिन मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। उन्होंने कृषि, रोड मैप और मंडी कानून जैसे मुद्दों पर खुलकर हमला किया। यही वजह रही कि कुछ लोगों के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो अपनी बात खुलकर कहता है, चाहे सरकार अपनी क्यों ना हो। अब उनके बारे में भी चर्चा है कि वो पाला बदल सकते हैं। अभी कुछ तय नहीं है, सिर्फ राजनीतिक चर्चा है, लेकिन चर्चा करने वाले लोग अपने भी तर्क देते हैं। पहला तर्क उनका ये रहता है कि पुराना राजनीतिक रिश्ता। 2010 से विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह भाजपा के टिकट पर रामगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तब दिलचस्प बात यह रही थी कि उनके खिलाफ प्रचार उनके पिता जगदानंद सिंह ने ही किया था। बिहार की राजनीति में परिवार और पार्टी दोनों अलग अलग दिशा में चलते दिख जाए तो लोग ज्यादा हैरान नहीं होते हैं। दूसरा तर्क उनके पुराने कानूनी विवाद से जुड़ा है। उन पर 2013 के चर्चित चावल घोटाले में आरोप लगे थे। आरोप यह था कि सरकारी धान लिया गया, लेकिन तय मात्रा में चावल वापस नहीं किया गया और उससे बाजार में बेच दिया गया। इस मामले में वो जमानत पर है। हालांकि सुधाकर सिंह लगातार इन आरोपों को खारिज करते आते हैं, गलत बताते हैं और खुद को निर्दोष कहते हैं। तीसरा तर्क पार्टी के अंदर के रिश्तों को लेकर है। चर्चा ये भी है कि इस समय उनका तेजस्वी यादव के करीब माने जाने वाले लोगों से तालमेल अच्छा नहीं है। कहा जाता है कि पार्टी में उनकी बातों को ज्यादा अब महत्व नहीं मिलता है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर करने के फैसले पर भी सुधाकर सिंह ने खुलकर असहमति जताई थी। राजनीति में जब कोई नेता सार्वजनिक तौर पर पार्टी लाइन से अलग होकर बोलने लगे तो चर्चा शुरू होना लगभग तय हो जाता है। मीसा भारती पर सवाल कम, बाकी पर नजर ज्यादा। क्या 54 वोट बदल सकते हैं राजनीति? अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसके बारे में शायद सबसे कम चर्चा है। मीसा भारती, पाटलिपुत्र से सांसद और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी। 2 बार हारने के बाद उन्होंने भाजपा के बड़े नेता रामकृपाल यादव को हराकर सीट जीती। उनकी राजनीति परिवार और पार्टी दोनों से सीधे जुड़ी रही। मीसा भारती के पार्टी बदलने की कोई चर्चा नहीं है और न ही ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसकी वजह साफ मानी जा रही है। उनका पार्टी के संगठन और वोट बैंक से सीधा रिश्ता है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक में उनकी पहचान परिवार के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा वो पहले राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं, इसलिए सांसद और दिल्ली की राजनीति का अनुभव भी रखती हैं। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में चुनौतियां भी रही। लैंड फॉर जॉब मामले में उनका और उनके परिवार का नाम जांच एजेंसियों के दायरे में रहा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में राजनीतिक माहौल में लगातार चर्चा का हिस्सा बनती रही, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को लेकर सवाल नहीं दिखते। जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव की कहानी थोड़ी अलग है। उन्हें बिहार की राजनीति का जमीन से जुड़ा मजबूत चेहरा माना जाता है। 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और मगध इलाके में उनकी पकड़ मानी जाती है। खासकर यादव वोटरों और आरजेडी के संगठन पर उनका असर लंबे समय से बताया जा रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो लालू यादव के पुराने और भरोसेमंद नेताओं में से हैं। इसलिए उनकी पार्टी बदलने की संभावनाएं कम मानी जाती हैं। लेकिन राजनीति की पुरानी लाइन फिर याद आ जाती है। यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। उनके ऊपर जान लेने के प्रयास, रंगदारी और दंगा कराने जैसे कुल 9 मामले दर्ज हैं और सभी अभी लंबित बताए जाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में केस होना कई बार राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन जाता है और ये बात वहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सारी चर्चा चल रही है तो भाजपा आखिर इतनी तेजी से दूसरे दलों में सेंध लगाने की कोशिश क्यों कर रही है? इसका जवाब समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए
16 से 18 अप्रैल 2026 के बीच मोदी सरकार लोकसभा में 3 बड़े विधेयक लेकर आई। सरकार का तर्क था कि 2029 तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन विधेयकों का पास होना बेहद जरूरी है। इनमें एक संविधान संशोधन विधेयक का भी शामिल था। इसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया। संविधान संशोधन आसान नहीं होता है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत चाहिए होती है, यानी आधे से ज्यादा सदस्य मौजूद हो और उनमें से 2/3 आपका समर्थन करें। अगर सभी 543 सांसद मौजूद हो तो 362 वोट चाहिए होते हैं। अप्रैल की वोटिंग में 528 सांसद मौजूद थे। इसका मतलब बिल पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या? सरकार को समर्थन में 298 वोट ही मिले और विरोध में 230 वोट, यानी संविधान विधेयक 54 वोट से गिर गया। यहीं से राजनीति का गणित बदलता हुआ दिखाई देने लगा। लोकसभा में एनडीए के पास अभी 318 सांसदों तक पहुंचने की चर्चा है। 2024 चुनाव में भाजपा ने 240 सीटें जीती थी। एनडीए में टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना शिंदे गुट के 7, एलजेपी रामविलास के 5 और दूसरे दलों के सांसद शामिल थे। इसका आंकड़ा 292 पहुंचा। फिर 14 जून को टीएमसी नेता काकोली घोष दास्तीदार समेत 20 सांसद एनडीए समर्थित नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी से जुड़ गए। इससे संख्या 312 तक पहुंच बताई जा रही है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद भी शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आंकड़ा 318 पहुंच सकता है। राज्यसभा में भी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कुल 244 सीटों में से पहले एनडीए के पास 138 सांसद थे। फिर 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए। इससे संख्या 145 हो गई। जून के चुनावों और संभावित बदलाव को जोड़कर यह आंकड़ा 154 तक पहुंचने की बात कही जा रही है। यानी कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, कहानी संख्या की है, कहानी बहुमत से और बड़े बहुमत की है। कहानी ये है कि चुनाव जीतना काफी नहीं है, संसद में ऐसे नंबर चाहिए जिनसे बड़े फैसले बिना रुकावट लिए जा सके। और यही वजह है कि जब बिहार में आरजेडी के 4 सांसदों पर चर्चा होती है तो मामला सिर्फ 4 सीट नहीं दिखता है, मामला दिल्ली तक जाता है। फिलहाल सच यही है कि अभय कुशवाहा, सुधाकर सिंह, मीसा भारती और सुरेंद्र यादव चारों अपनी पार्टी में हैं। चर्चा अलग चीज है, फैसला अलग। लेकिन बिहार की राजनीति ने इतना जरूर सिखाया है कि यहाँ कभी नहीं बोलने वाले नेता भी कई बार अगले चुनाव तक नया झंडा पकड़ लेते हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ बदलाव आते हैं, क्या आरजेडी के सांसद टूट पाते हैं, क्या ये सांसद टूटने के बाद भाजपा में शामिल होते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।